हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मिंटो वी के सर। दोस्तों यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा इसमें टॉपिक चल रहा है मॉडल वर्क, और मॉडल वर्क में हमने पिछली क्लास में बात की थी डेयर के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं नीड के बारे में। दोस्तों अपनी जर्नी की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों की जिससे कि आने वाला हर कंटेंट के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे, इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग कंटेंट नोटिफिकेशन टाइमली बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उनसे मेरा एक और आग्रह है कि वो हमारी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। आपको वहां पर पूरी क्लासें मिल जाएंगी, और आप जितना पीछे से देख के आएंगे उतना अच्छा आगे आपको समझ में आता रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अब इसी के साथ दोस्तों अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। जैसे टॉपिक है आज हमारा नीड, यानी यूज ऑफ नीड एज ए मॉडल, यानी यूज ऑफ नीड एज ए मॉडल। तो दोस्तों मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग करेंगे। तो नीड का मतलब होता है दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लें, नीड का मतलब होता है आवश्यकता। नीड का मतलब क्या होता है? आवश्यकता। आवश्यकता या जरूरत। समझ गए होंगे कि नीड का मतलब होता है आवश्यकता या ज़रूरत। और दोस्तों जैसे कि नीड नीड को हम सेमी मॉडल कहते हैं। दोस्तों सेमी मॉडल क्यों कहते, सेमी मॉडल और मार्जिनल, या तो इसको हम सेमी मॉडल कहते हैं या मार्जिनल मॉडल कहते हैं। दोस्तों सेमी मॉडल या मार्जिनल मॉडल क्यों कहते हैं, इसका रीज़न ये है कि नीड का प्रयोग दो तरह से होता है। जैसे कि इसका एक तो प्रयोग होता है मॉडल के रूप में, और दूसरा क्यों इसका प्रयोग जो होता है, इसका दूसरा प्रयोग होता है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी या हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होता है। दोस्तों सहायक क्रिया क्या होती है, ऑर्डिनरी क्या होती है, इसको हम आगे अभी जब हम टेंस पढ़ाएंगे वहाँ पर हम समझेंगे। हालांकि जो लोग डेयर का प्रयोग देख के आए होंगे पीछे से, तो वो समझ गए होंगे कि ये सहायक क्रिया क्या है और मॉडल वर्ब क्या है, क्योंकि हमने जब डेयर का प्रयोग बताया था। क्योंकि नीड और डेयर का प्रयोग में काफ़ी ज़्यादा समानता आपको देखने को मिलेगी। हालांकि यूज अलग अलग होता है, अर्थ इसका मतलब यूज एक ही तरीके से होता है और इसका अर्थ अलग होता है। क्योंकि डेयर का मतलब होता है हिम्मत, साहस, दुस्साहस। मैंने जो पिछली क्लास देखी होंगी तो मैंने बताया था। लेकिन नीड का क्या मतलब होता है? आवश्यकता, ज़रूरत। यानी नीड का मतलब आवश्यकता, ज़रूरत होता है, जबकि नीड का मतलब मैंने क्या बताया था कि नीड डेयर, सॉरी डेयर का मैंने बताया था, डेयर का मतलब बताया दुस्साहस, साहस या हिम्मत की बात बताई थी। तो यहाँ पर हम कैसे समझे कि सेमी या मॉडल या मार्जिनल मॉडल का है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके दो रूप हैं, यानी डबल रोल हैं। जैसे हमने मूवी में देखते हैं डबल रोल, तो इसकी डबल रोल की भूमिका होती है। जैसे कि हमारा डेयर की भी डबल रोल की भूमिका होती है। जो पीछे देख के आए उनको पता चल रहा होगा। क्योंकि डबल रोल क्या होता है कि एक तो ये सहायक क्रिया के रूप में भी कार्य करता है, यानी ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी, ऑर्डिनरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी कार्य करता है, और मेन वर्ब के रूप में भी कार्य करता है। और जैसे कि ये या मॉडल वर्ब के रूप में, और ये क्या है मॉडल के रूप में, ये है क्या, ये है मेन वर्ब के रूप में। सॉरी ऑर्डिनरी वर्ब लिख दिए, जिसे मेन वर्ब के रूप में
प्रयोग करता है, किया जाता है इसका। जैसे नीड का प्रयोग जो होता है वो हमारा किस रूप में होता है, मेन वर्ब के रूप में। यानी ये मुख्य क्रिया या प्रिंसिपल वर्ब इसको भी बोलते हैं, मुख्य क्रिया, इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं क्योंकि नीड का प्रयोग मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में किया जाता है, यानी सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। जबकि नीड का प्रयोग मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया या प्रिंसिपल वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग इसका किया जाता है। तो हम समझ गए होंगे, इसलिए इसको हम सेमी मॉडल कहते हैं, क्योंकि नीड का प्रयोग जो होता है वो मॉडल वर्ब के रूप में भी होता है और एक नीड का प्रयोग जो होता है मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है। तो हम समझ गए होंगे कि सेमी मॉडल या मार्जिनल मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और हालांकि हम यहाँ पर इसको एज ए मॉडल के रूप में जानेंगे, एज ए मेन वर्ब के रूप में हम नहीं जानेंगे, लेकिन इसमें दोनों में समानता और असमानता क्या है ये हम ज़रूर देखते चलेंगे। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस बता दें दोस्तों। हम अपनी जर्नी की शुरुआत करें उससे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि हम पिछली क्लास में जब बात हम डेयर की करे थे तो वहाँ पर हम क्या समझे थे कि जब डेयर का प्रयोग एज ए मेन वर्ब के रूप में होता है तब हम उसका प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। यानी जो प्लस का मतलब अफर्मेटिव, माइनस का मतलब नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क मतलब इंट्रोगेटिव। यानी जब मेन वर्ब के रूप में डेयर का प्रयोग होता है तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में होता है। लेकिन जब इसका मॉडल के रूप में जब हम प्रयोग देखे थे तो वहाँ पर सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूप में देखने को हमको डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल के रूप में किस में किए थे, सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। और दूसरी चीज़ जाने थे कि जब हम डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं तब इसके साथ हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम इसका मॉडल के रूप में जाने थे तो इसके साथ किसी भी प्रकार का इन्फिनेटिव नहीं आता है। अगर जो लोग पिछली क्लास देखे होंगे वो अच्छी तरह के समझ रहे होंगे, और यहाँ पर टू क्यों नहीं आता है ये भी वो समझ गए होंगे क्योंकि जो पिछली क्लास डेयर की देख के आए होंगे। और तीसरी चीज़ हम इसमें जाने थे कि जब डेयर का प्रयोग एज ए मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो इसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में प्रयोग किया जाता है। यानी डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के रूप में किया जाता है। जबकि जब हम मॉडल के रूप में प्रयोग करते हैं दोस्तों तो इसके मॉडल के रूप में सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट के रूप में देख करते हैं, जबकि हम ना तो इसके साथ टू का प्रयोग करते हैं ना तो इसका प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। हम समझ गए होंगे कि इसमें टू का प्रयोग करते हैं बल्कि मॉडल के रूप में टू का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में करते हैं। लेकिन इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, और पास्ट में होता भी है तो ओकेजनली होता है, वरना होता प्रेजेंट में ही केवल। वो ओकेजनली मतलब अवसर आने पर उसका प्रयोग पास्ट में भी हो जाता है या हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में कदापि नहीं। और तीसरा, और हम आज जानेंगे यूज ऑफ एज ए मॉडल के रूप में क्या देखेंगे, नीड का प्रयोग देखेंगे। तो नीड का प्रयोग भी दो तरह से होगा, एज ए मेन वर्ब और एज ए मॉडल वर्ब के रूप में। जैसे कि दोस्तों जब मेन वर्ब के रूप में होगा तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इसका भी प्रयोग तीनों रूप में एक समान होगा। यानी और इसका सिर्फ जब मॉडल के रूप में होगा, यानी नीड का प्रयोग एज ए मॉडल के रूप में होगा तो सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूप में इसका भी प्रयोग होगा। और दूसरी चीज़ इसमें इसके साथ इन्फिनेटिव टू आएगा, यानी नीड का जब मेन वर्ब के साथ प्रयोग होगा तो इन्फिनेटिव टू ये लेगा, लेकिन जब ये मॉडल के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो इन्फिनेटिव टू नहीं आएगा ना। तो और दूसरी चीज़
कि इसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में प्रयोग होता है, जबकि इसका सिर्फ प्रेजेंट में होता है, पास्ट में भी इसका ओकेजनली होता है, यानी फ्यूचर में इसका भी प्रयोग नहीं होता, यानी फ्यूचर में इसका प्रयोग मॉडल के रूप में नहीं होता। किसका? नीड का प्रयोग फ्यूचर के रूप में, फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों अब रही बात इसकी एग्जाम्पल की, थोड़ा एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं नीड का। इसकी अपनी शुरुआत करें, क्योंकि अभी हम रूल वाइज पढ़ाएंगे इसको 1 2 3 करके, लेकिन हम थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, ही नीड नॉट टॉक टू यू, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा, ही डज नॉट नीड टू टॉक टू यू, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल। तो जो लोग पिछले क्लास में देखे होंगे डेयर का प्रयोग, वो समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है, और जो नहीं देखे हैं उनको हम बता दे रहे हैं कि, और अभी बताए भी हैं तो आप लोग समझ भी चुके होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि यहाँ देखें, ही नीड नॉट, ही डज नॉट, हम इसमें क्या देखते हैं? डज नॉट। इसमें क्या देखते हैं? ही नीड नॉट। यानी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? नीड का प्रयोग एज ए मॉडल के रूप में या हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिया गया है, और यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब डज है। तो जब डज है तो ये तो हो गई मेन वर्ब, और मेन वर्ब ये भी हो गई, और मेन वर्ब ये भी है। तो जब मेन वर्ब दोनों होती तो दोनों के बीच में दोस्तों, दोनों एक साथ नहीं लिखे थे, बीच में इन्फिनेटिव दिया जाता है। तो हमने वो जो पिछले क्लास बताए होंगे तो देखे होंगे। तो हम क्या देखें? टू। लेकिन जब इसको बना दिए हम मॉडल वर्ब, और जब मॉडल वर्ब बना दिए तो एक ही तो वर्ब बची, टॉक, इसलिए हमको ज़रूरत ही लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इन्फिनेटिव। तो यानी हम समझ गए ही नीड नॉट टॉक टू यू, यानी उसको तुमसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। ही डज नॉट नीड टू टॉक टू यू, यानी तुमसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों का अर्थ तो एक है, लेकिन यहाँ पर नीड का प्रयोग एज ए मॉडल के रूप में हुआ, जहाँ पर यहाँ पर नीड का प्रयोग एज ए हेल्प मेन वर्ब के रूप में हुआ है। ये हमारा क्या है? मॉडल वर्ब है। ये हमारा क्या है? मेन वर्ब है। कैसे पहचाने? क्योंकि इसमें डज नॉट का प्रयोग करके यानी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया। तो ये हो गई मेन वर्ब, और मेन वर्ब के रूप में जब प्रयोग किया गया तो इसके साथ इन्फिनेटिव टू आया। हम देख रहे हैं इन्फिनेटिव टू आया, जबकि यहाँ पर इन्फिनेटिव नहीं प्रयोग किया गया है। उम्मीद है कि दोस्तों हम समझ गए होंगे कि यहाँ ये हमारा क्या है? ये हमारा मॉडल है, और ये क्या है? मेन है, मतलब मेन वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है। हम समझ गए होंगे, और दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बताएं। दोस्तों हमारा फर्स्ट रोल है, दोस्तों मैं फर्स्ट रोल या यूज पढ़ रहा हूँ, उससे पहले मैं बताऊँगा कि यहाँ पर हम जो भी नीड का प्रयोग देखेंगे वो एक प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब के रूप में देखेंगे। क्योंकि हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल रूप में किस तरह से प्रयोग होता है और मॉडल के रूप में किस तरह से प्रयोग हमारा नीड का होता है। हालांकि दोस्तों हम यहाँ पर हम मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको मॉडल ही वर्ब पढ़ा रहे हैं। लेकिन मॉडल और प्रिंसिपल वर्ब में जब तक हम डिफरेंस नहीं सीखेंगे तब तक क्या है कि हम इसको समझ नहीं पाएंगे। हाल इससे पहले हम क्या इसके पहले हम देखते हैं कि नीड का प्रयोग एज ए प्रिंसिपल या मेन वर्ब की तरह नीड का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे दोस्तों सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे अगर अफर्मेटिव का देख लें, यदि अफर्मेटिव का देखें अगर, तो सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस यस या ईएस। दोस्तों हमारा क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ हम क्या करते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर नंबर के थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ हम सिंगुलर नंबर के थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ या प्रोनाउन या नाउन के साथ हम क्या होता है कि हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। किसमें? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। हालांकि हम जब आपको टेंस पढ़ाएंगे वहाँ पर आपको बताएंगे कि जब हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन या सिंगुलर नंबर के थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, यदि वह
फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो हम उसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। हालांकि वो हम पहले इसको समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस यस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर किसका रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का। और दूसरी चीज़ हमने बताया है अभी कि नीड का कभी भी अफर्मेटिव नहीं बनता है, उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनता है। लेकिन प्रिंसिपल जिसमें ये मेन वर्ब की तरह कार्य करता है, यानी प्रिंसिपल वर्ब की तरह कार्य करता है, यानी मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करता है, तब क्या करते हैं हम, इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सभी बनते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे अफर्मेटिव के रूप में इसके दो रूप देखने को मिलेंगे। सबसे पहला रूप है सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस यस या यस का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें समझ लीजिएगा यस ही का प्रयोग होगा, क्योंकि नीड के बाद यस का प्रयोग होगा। यस ई लगा होता कि जैसे डेयर का मैंने प्रयोग पढ़ा है, तो डेयर में आखिरी में ई है तो उसमें यस का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, ई एस का प्रयोग होगा। किसमें, जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ जब सिंगुलर नंबर में क्या करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। किसके साथ, नीड के साथ। सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, थर्ड पर्सन। फिर मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन और सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन के साथ ई एस का प्रयोग होगा। और दूसरा क्या होगा, यदि फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो हम उसके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। हालांकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जानेंगे उसके साथ स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग देखने को हमको मिलेगा। और दूसरा देखें नेगेटिव इसका कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस नॉट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और इंट्रोगेटिव में डू डज डिड को पहले लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नीड प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क रहेगा। दोस्तों उम्मीद है कि हम यहाँ तक समझ गए होंगे, और जब हम यहाँ तक समझ गए हैं तो आगे हम अब आपको एग्जाम्पल की बात बताते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ही नीडेड माई हेल्प, यानी उसे मेरी आवश्यकता थी। तो ये क्या है, पास्ट का है। पास्ट में हम क्या देखते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये क्या है, सेकंड फॉर्म। ही नीडेड माई हेल्प, यानी उसको हमारी आवश्यकता या मेरी आवश्यकता थी। दूसरा क्या है, डज ही नीड माई हेल्प, यानी क्या उसको मेरी आवश्यकता है, क्योंकि डज लगा है। डज हमारा यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है। तो क्या उसको नीड मतलब आवश्यकता है, माई हेल्प मेरी मदद की उसको क्या हो सकता है, इसका हिंदी अनुवाद ये बनेगा। तीसरा क्या है, ही नीड्स माई हेल्प, उसको मेरी आवश्यकता है, क्योंकि ये देखा मैंने, क्योंकि ये क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है। तो क्या देखते हैं, ही नीड्स माई हेल्प, यानी ही नीड्स माई हेल्प, यानी उसको मेरी आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पर एस लगा हुआ है, क्योंकि इसके वजह ही सी इट हमारा एक क्या है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, इनके साथ क्या होता है, एस या एस का प्रयोग किया जाता है। ही नीड्स माई हेल्प, यानी उसको मेरी आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। आई नीड योर हेल्प, मैंने बताया ना कि जब हमारा फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के साथ होगा तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। जो थर्ड पर्सन का और सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन होगा तो हमारा ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो हो रहा है, 2 नंबर का, क्योंकि इसके साथ न तो नीड्स है, क्योंकि ये क्या जो हमारा है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन के साथ प्रोनाउन के साथ यस या यस नहीं लगता है। आई नीड योर हेल्प, यानी मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। ही नीड्स माई असिस्टेंस, यानी मेरी सहायक, यानी ही नीड्स माई असिस्टेंट, मेरी सहायक की, यानी मेरे सहायक के रूप में उसको मेरी क्या है, आवश्यकता है। ही नीड्स नॉट नीड माई हेल्प, यानी ही डज नॉट नीड माई हेल्प, यानी उसको हमारी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डज नॉट का प्रयोग किया हमने। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, सेकंड फॉलो होता है। डू डज डिड में से
एक चीज़ हमको लेना है। तो क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन पर का प्रोनाउन है तो हम क्या देखें, डज का प्रयोग करें। डू किसके साथ लेते हैं, फर्स्ट या सेकंड पर्सन के साथ। तो ही डज नॉट नीड माई हेल्प, यानी उसको मेरी आवश्यकता नहीं है। ही डिड नॉट नीड माई असिस्टेंट, यानी उसको मेरी सहायक की आवश्यकता नहीं है। यानी सहायक के रूप में सहायक के रूप में मेरी उसको आवश्यकता नहीं है। ही डिड नॉट नीड माई असिस्टेंट। आई डू नॉट नीड, मैंने देखा क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन के साथ है इसीलिए डू नॉट का प्रयोग हुआ। और अब यहाँ पर हम क्या करें, डू का लिए प्रयोग, आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन का आई वी के साथ डू का प्रयोग, ही सी इट के साथ डज का प्रयोग हम करते हैं। आई डू नॉट नीड योर एडवाइस इन दिस मैटर, यानी मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं इस मैटर में, यानी इस मैटर में आपकी एडवाइस की आवश्यकता नहीं है। डू यू नीड माई हेल्प, यानी क्या तुमको मेरी आवश्यकता है, यानी तुम मेरी मदद की आवश्यकता है। यानी डू यू नीड, क्योंकि यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, तो डू के साथ यानी आई वी यू के साथ क्या होता है, डू का प्रयोग होता है। डू यू नीड माई हेल्प, यानी क्या आपको मेरी हेल्प की आवश्यकता है। तो ये भी क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम समझ गए होंगे कि एज ए मेन वर्ब के रूप में अफर्मेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों रूप देखने को मिले। और हम एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि इसमें डू डज डिड का प्रयोग हो देखने का, यदि अगर वो पॉजिटिव होगा यानी अफर्मेटिव होगा तो यस या यस का प्रयोग देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव होगा तो डू डज डिड का प्रयोग देखने को मिलेगा। इंट्रोगेटिव होगा तो डू डज डिड का उससे सब्जेक्ट से पहले देखने को मिलेगा। हम समझ गए होंगे। और दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हालांकि इस तरह के वाक्य हम आपके जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पर आपको हम इस चीज़ को विस्तार से बनाएंगे, कब ईएस लगेगा, कब डू डज डिड का प्रयोग होगा। आपको यहाँ पर हम समझाने का इसलिए प्रयास किए क्योंकि यहाँ पर जो भी क्रिया ये जो है मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है, न कि मॉडल के रूप में कार्य कर रहा है। कैसे जाने, क्योंकि इसमें यस लग गया। अब आप लोग सोचते होंगे इसमें तो नहीं लगा, आई नीड योर हेल्प। तो दोस्तों क्योंकि हम जानते हैं कि आई के साथ यस या यस नहीं लगता है, तो आई नीड योर हेल्प। और समझ गए होंगे दोस्तों, और इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट यूज की बात करें। दोस्तों हमारा नेक्स्ट यूज है यूज ऑफ नीड एज अ मॉडल, यानी मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग सामान्यतः इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में किया जाता है। जो लोग पिछली क्लास देखे होंगे उसमें हमने पिछली क्लास में हमने डेयर की बात की थी, और डेयर का भी प्रयोग हमने क्या बताया था कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में होता है एज ए मॉडल के रूप में। लेकिन अगर अफर्मेटिव में जब भी होगा तो क्या होगा, मॉडल के रूप में ना होकर मेन वर्ब के रूप में होगा। जैसे कि दोस्तों अभी हम पीछे वाली स्लाइड में देखे थे कि नीड का प्रयोग हमने पॉजिटिव में देखा तो था, लेकिन किस रूप में, एज ए मॉडल के रूप में नहीं, बल्कि हम किस रूप में देखा था, मेन वर्ब के रूप में। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एज ए मॉडल के रूप में। किस में, क्योंकि हम इसका प्रयोग केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं, लेकिन हम मेन वर्ब के रूप में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड अफर्मेटिव तीनों में कर सकते हैं। लेकिन हम मॉडल के रूप में सिर्फ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल क्या है हमारा, ही नीड नॉट टॉक टू हर, यानी उसको आवश्यकता नहीं है उससे बात करने की। यानी उससे, यानी कोई लड़की है यानी औरत है, उससे क्या है, ही को बात करने की आवश्यकता नहीं है। नीड ही टॉक टू हर, क्या उसको आवश्यकता है, यानी नीड ही टॉक टू हर, क्या उसको उससे बात करने की आवश्यकता है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर दोनों में मॉडल के रूप में यूज हुआ। अभी हम पीछे स्लाइड में क्या थे देखे थे कि अगर इसको
हम अफर्मेटिव अगर नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, डज नॉट नीड टू टॉक टू हर होता, लेकिन हम इसमें मॉडल के रूप में प्रयोग किए तो क्या देखे, ही नीड नॉट टॉक टू हर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मुख्य क्रिया के रूप में ना निभा करके ये क्या है, ऑक्सिलरी के रूप में अपना कार्य कर रहा है। और यहाँ पर भी क्योंकि जो सब्जेक्ट से पहले आ गया और ऑक्सिलरी वर्ब की भूमिका निभाने लगी तो क्वेश्चन वाला वाक्य हो गया, जैसे नीड ही टॉक टू हर, क्या उसको उससे बात करने की आवश्यकता है। और यू नीडेंट यानी नीड नॉट या नीडेंट, बात दोनों एक ही हैं। यू नीडेंट वियर अ टाई, यानी क्या तुमको टाई पहनने की आवश्यकता नहीं है, यानी तुमको टाई पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने देखा कि नीड नॉट मतलब हम समझ गए कि नीड नॉट का मतलब होता है आवश्यकता ना होना या ज़रूरत का ना होना। यू नीडेंट वियर अ टाई, यानी तुमको टाई पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी या तुमको आवश्यकता नहीं है या ज़रूरत नहीं है। यू नीडेंट वियर अ टाई, यानी तुमको टाई पहनने की ज़रूरत नहीं है। नीड आई वियर अ टाई, क्या मुझको टाई पहनने की ज़रूरत है, यानी नीड आई वियर अ टाई, यानी क्या मुझको टाई पहनने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, क्वेश्चन के रूप में आया, क्योंकि दोस्तों हमने अभी देखा कि नीड का प्रयोग हम मॉडल के रूप में कर रहे हैं, न कि प्रिंसिपल वर्ब के रूप में। और प्रिंसिपल के रूप में अगर मॉडल के रूप में जब हम इसका प्रयोग देखेंगे तो ये ऑक्सिलरी का काम करेगा, और जब ऑक्सिलरी यानी ये सहायक मतलब यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगा, और जब हेल्पिंग वर्ब होगी यानी ही नीड नॉट टॉक टू हर, यानी ये बताता है यानी उसको उससे बात करने की आवश्यकता नहीं है। हम समझ गए होंगे दोस्तों कि मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग जब व्यक्ति, इसको समझने के लिए दोस्तों हमने पिछली जो क्लास में जिसमें हमने पढ़ाया था डेयर के बारे में, वो लोग जो लोग देखे होंगे वो हमारी बात को और अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि हम, क्योंकि दोस्तों जो लोग नए जुड़े हैं उनको वो थोड़ा जाकर के मतलब अभी ये क्लास पूरी देख लें, लेकिन उसके बाद जाकर के हमारी जो लिस्ट में प्ले लिस्ट में होगी वो क्लास हमारी देख लीजिएगा। उस क्लास में हम इस पे विस्तार से बात किए, हालांकि हम डेयर के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन दोनों कंडीशन एक में ही अप्लाई हो रही हैं, मतलब सिचुएशन दोनों अलग अलग लेकिन कंडीशन दोनों की एक ही अप्लाई हो रही। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट यूज है यूज नंबर 3। यूज नंबर 3 में हम जानेंगे कि परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, जैसा कि हमने जाना है पीछे कि इसका कभी पास्ट नहीं बनता है, तो पास्ट परफेक्ट तो हो नहीं सकता, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट तो हो सकता है ना। तो हम आज जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नीडेंट मतलब ये एब्रीवेटेड फॉर्म होती है दोस्तों किसकी, नीड नॉट की। आप चाहे नीडेंट लिखें या नीड नॉट लिखें, बात एक ही है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नीडेंट या नीड नॉट का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करता है जो वास्तव में नहीं किया जाना उचित था, यानी जो कि नहीं किया जाना उचित था। यानी क्या हम समझे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नीडेंट या नीड नॉट का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करता है जो वास्तव में नहीं किया जाना उचित था। यानी इसको हम नहीं मतलब वो कोई चीज़ कार्य जो होना था जिसके कार्य के होने की कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन वो कार्य हुआ, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, नीड के प्रयोग में हम जब नीडेंट के प्रयोग यानी नीड नॉट का जब प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कोई कार्य नहीं किया जाना था लेकिन होता है, तो उसमें हम क्या था कि उसमें हम नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हालांकि हम समझने का अच्छी तरीके से प्रयास करेंगे। दोस्तों नीडेंट या नीड नॉट का जो अर्थ होता है आवश्यकता या ज़रूरत का ना होना, यानी किसी की आवश्यकता ना होना या किसी चीज़ की आवश्यकता ना होना या किसी चीज़ की ज़रूरत ना होना।
तो हम क्या समझे, नीड नॉट का अर्थ होता है कि किसी चीज़ की आवश्यकता या ज़रूरत का ना होना। हम समझ गए होंगे। और अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ही नीडेंट, यानी नीड नॉट या नीडेंट बात एक ही है। ही नीडेंट हैव रिटन, ही नीडेंट यानी ही नीडेंट हैव रिटन सच अ डिटेल एस्से, यानी आपको इतना बड़ा एस्से लिखने की ज़रूरत नहीं थी। यानी ही डिडेंट यानी किसी ने कोई बड़ा एस्से लिखा होगा, यानी जब ही नीडेंट यानी उसको ज़रूरत या आवश्यकता नहीं थी। और हैव किस लिए आया, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट में, जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं और V3 का प्रयोग करते हैं। तो राइट की थर्ड फॉर्म V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी राइट की थर्ड फॉर्म यानी रिटर्न हो गई। और सच डिटेल एस्से, जो जैसा कि आपने इतना बड़ा एस्से लिखा उसको आपको क्या था, आवश्यकता नहीं थी। यानी अगर फिर से एक बार देख लें, ही नीडेंट हैव रिटन सच आ डिटेल एस्से, यानी आपको इतना बड़ा एस्से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो नीचे हम एक्सप्लेन भी किए हैं कि द एस्से वाज टू बी रिटन, यानी जो एस्से लिखा गया था इन 30 वर्ड्स ओनली, यानी जो लिखा गया था उसको केवल 30 वर्ड्स में ही लिखना था। यानी द एस्से वाज टू बी रिटन इन 30 वर्ड्स ओनली, यानी जो लिखना था वो कितने वर्ड्स में लिखना था, 30 वर्ड्स में। लेकिन लिख क्या दिया, 30 वर्ड्स से अधिक। तो ऐसे वाक्यों को जो हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ही नीडेंट हैव रिटन, यानी आपको आवश्यकता नहीं थी, मतलब आवश्यकता के अनुसार आपने काम नहीं किया था, इसलिए हम आपसे क्या मतलब ये ही नीडेंट यानी उसको आवश्यकता नहीं थी। क्या नहीं थी, सच अ डिटेल एस्से, यानी इतने बड़े एस्से को लिखने में, मतलब डिटेल विस्तार में लिखने के लिए। तो एक्सप्लेन में मैंने क्या देखा, द एस्से वाज टू बी रिटन इन 30 वर्ड्स, यानी जो एस्से लिखा जाना चाहिए था वो कितने वर्ड्स में लिखा जाना चाहिए था, 30 वर्ड्स, मतलब सॉरी 300 वर्ड्स में लिखा जाना चाहिए था। और हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यू नीडेंट हैव बॉट, यानी आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। तो हमने क्या देखा कि नीडेंट का यहाँ पर प्रयोग हुआ, यू नीडेंट यानी आपको आवश्यकता नहीं थी क्या, खरीदने की। बाई मतलब BUY, बाई मान खरीदना हो तो उसकी थर्ड फॉर्म है बॉट। बॉट यानी यू नीड नॉट हैव बॉट सच अ कॉस्टली गिफ्ट, यानी आपको इतने महंगे गिफ्ट की खरीदने की आवश्यकता नहीं थी, यानी आपको इतने महंगे गिफ्ट की खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। तो क्या हुआ, वेस्ट ऑफ मनी, यानी आप इतना महंगा खरीद लिए क्या गिफ्ट, तो क्या किया आपने, वेस्ट ऑफ मनी, अपने पैसे को वेस्ट कर दिए। तो दोस्तों हम अगर नीड का प्रयोग देखते हैं तो नीड के प्रयोग में हम क्या देखते हैं कि हमको किस चीज़ का भाव मिलता है, आवश्यकता या ज़रूरत का ना होना, यानी जो आवश्यकता से अधिक कार्य हो जाता है उसके लिए हम क्या है, नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे जाने, क्योंकि दोस्तों हर जगह हमने क्या देखा, हैव देखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी। तो हम समझ गए कि जो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव प्लस V3 का प्रयोग हुआ है और नीड नॉट का प्रयोग हुआ, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम समझ गए होंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट में नीड नॉट का प्रयोग हमको क्या दिखाता है, आवश्यकता या ज़रूरत का ना होना। तो हम समझ गए होंगे कि यू नीड नॉट हैव बॉट सच अ कॉस्टली गिफ्ट, आपको इतनी गिफ्ट यानी आपको इतने महंगे गिफ्ट की खरीदने की आवश्यकता नहीं थी, यानी वेस्ट ऑफ मनी, आपने पैसे का वेस्ट कर दिया। अगर एग्जांपल सी देखें, यू नीडेंट हैव रिटन टू हिम, आपको लिखने की ज़रूरत उसको नहीं थी क्या, एज हिम, जैसा कि ही हिम
फोन्ड मी शॉर्टली, जैसा कि उसने मुझको एक छोटा सा मतलब थोड़ी ही बात बोली थी, लेकिन उसने मुझे शॉर्टली मतलब शॉर्ट में उसने बता दिया था, यानी उसने फ़ोन करके हमको शॉर्ट में बता दिया था। आपको क्या था, रिटर्न आपको लिखने की यानी पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं थी। बट यू हैड रिटर्न, आप किंतु आपने लिख करके, दस इस प्रकार से वेस्टिंग ऑफ टाइम, यानी इस प्रकार से आप अपना समय क्या किए, वेस्ट कर दिए। तो क्या हुआ कि जब उसके पास फ़ोन कर दिया गया था तो जो यू था वो उसको पत्र लिखा, तो इस तरह से क्या हुआ कि उसका टाइम वेस्ट हो गया, यानी उसको पत्र लिखने की आवश्यकता या कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं थी, यानी यू नीडेंट हैव रिटन, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो नीडेंट हमको क्या बताता है, आवश्यकता का ना होना, और हैव हमको क्या बताएगा कि हैव हमें बताता है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में हम क्या प्रयोग करते हैं कि हैव प्लस V3, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटर्न। तो क्या हुआ, यू नीडेंट हैव रिटर्न टू हिम, यानी आपको उसको लिखने की कुछ भी आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि एज मतलब जैसा कि ही फोन्ड हिम फोन्ड मी शॉर्टली, यानी मेरे द्वारा उसको मतलब मैंने उसको फ़ोन करके बता दिया था। तो क्या हुआ, यानी जब इसने फ़ोन करके बता दिया था तो क्या है, यू को कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी। इस तरह से क्या हुआ, बट यू हैड रिटन, यानी आपने लिख करके, किंतु आपने लिख करके, यानी आप उसको बता कर लिख करके, दस इस प्रकार से वेस्टिंग ऑफ टाइम, यानी समय का आपने क्या किया, वेस्ट कर दिया। तो दोस्तों हम समझ गए होंगे कि नीडेंट का प्रयोग हम आवश्यक नीडेंट का जब नीड नॉट का प्रयोग जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं तो हम क्या समझते हैं कि किसी चीज़ की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं थी। अगर हम डी का एग्जांपल देखें, दे नीडेंट हैव लेफ्ट होम एट 8, यानी या 8 PM या 8 डाल दीजिएगा, 8 PM या 8 ही लिख दीजिएगा, AM या PM कुछ भी कर दीजिए, यानी दे नीडेंट हैव लेफ्ट एट 8 PM AM, यानी आपको 8 बजे क्या है, होम मतलब नीडेंट यानी आपको आवश्यकता नहीं थी, आपको घर को छोड़ने की आवश्यकता, 8 बजे आपको घर की छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। द ट्रेन डजंट अराइव टिल 10 AM, यानी क्योंकि जो ट्रेन थी वो क्या थी, वो 10 बजे से पहले आती ही नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको 8 बजे से पहले घर नहीं छोड़ना चाहिए, छोड़ने की आवश्यकता या नहीं थी, क्योंकि द ट्रेन डजंट अराइव टिल 10, यानी जो ट्रेन थी वो क्या है, वो 10 बजे से पहले नहीं आती है। तो जब 10 बजे से पहले नहीं आती है और लेकिन जब वो 8 बजे घर छोड़ देता है, तो यानी अगर हम इसका एक्सप्लेन करें, सो दे विल हैव 2 hours टू वेट, यानी इस प्रकार से उनको क्या हुआ, 2 घंटे वेट करना पड़ा, यानी 2 घंटे पहले उनको निकलने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जब ट्रेन 10 बजे आती है और 8 बजे निकलने की आवश्यकता किसको नहीं थी, किसको, दे यानी उनको, यानी दे डिडेंट हैव लेफ्ट होम, यानी उनको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। एट 8 मतलब 8 बजे, द ट्रेन यानी ट्रेन डजंट या डज नॉट अराइव टिल 10, यानी जो ट्रेन है वो 10 बजे से पहले आती ही नहीं है। तो क्या हुआ, सो दे विल हैव टू आवर्स टू वेट, यानी इस प्रकार से उनको क्या हुआ, 2 घंटे वेट करना पड़ा। तो जो वेट करना पड़ा तो इसलिए क्या हुआ कि उनको 8 बजे निकलने की कोई ज़रूरत या आवश्यकता नहीं थी। दोस्तों हम समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिड नॉट या डिडेंट का प्रयोग ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो वास्तव में नहीं किया जाना उचित था।
यानी जो उचित नहीं था वो होता है तब ऐसे कार्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए है क्योंकि कोई चीज़ हमारी बीत चुकी है, और जब बीत चुकी है तो उस पर अगर कोई कमेंट करते हैं तो हम इस रूप में, जैसे क्योंकि वो 8 बजे निकला होगा, मतलब इस बात को कहने से पहले वो 8 बजे निकला होगा, तो निकला होगा यानी वो चला गया परफेक्ट में, और जब परफेक्ट में चला गया लेकिन किसी ने बताया क्या, दे नीडेंट हैव लेफ्ट होम एट, जैसे एट 8 PM, यानी उनको 8 बजे निकलने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये तो रिजल्ट हमारे सामने हुआ कि 8 बजे जब निकले थे तो उनको क्या हुआ कि 2 घंटे वेट करना पड़ा ट्रेन का। तो हम क्या समझे कि कोई कार्य पहले घटित हुआ, फिर उसको जो हम बता रहे हैं तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, इसलिए इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ है। जैसे ही नीडेंट हैव रिटन सच अ डिटेल एस्से, यानी आपको, क्योंकि एस्से तो पहले लिख दिया होगा, फिर हम बता रहे हैं ना उसको, ही डिडेंट यानी उसको जरूरत, आवश्यकता या ज़रूरत नहीं थी रिटर्न सच आ डिटेल एस्से, यानी इतने बड़े एस्से में एस्से को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, जबकि लिखना कितना था 300 वर्ड्स में, यानी उसने 300 वर्ड से पहले लिखा होगा। जब लिखा था तो क्या हुआ, ये चला गया परफेक्ट में, और जब परफेक्ट में जाएगा तो नीड नॉट का प्रयोग परफेक्ट में हमको क्या बताएगा, किसी चीज़ की आवश्यकता या ज़रूरत का न होना। तो उम्मीद है कि दोस्तों हम समझ गए होंगे, और अब समझ गए होंगे तो दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बताएं। दोस्तों ये हमारा रोल नंबर 4 है, या यूज नंबर 4 है। दोस्तों थोड़ा इसमें ध्यान देने वाली बात है, जब नीड से कोई प्रश्न किया जाता है, यानी जो जिस नीड से प्रश्न करना मतलब कि नीड से शुरुआत करना, यानी जब नीड से कोई प्रश्न किया जाता है एवं इसका आंसर यदि अफर्मेटिव, यानी अफर्मेटिव में है तो मस्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी जब इसका क्वेश्चन किससे किया जाए, नीड से, और आंसर कैसा दिया जाए, यानी जो आंसर होता है हमारा वो कैसा हो, अफर्मेटिव हो, यानी आंसर हमारा कैसा हो, अफर्मेटिव हो, तो उस सिचुएशन में हम रिप्लाई देते समय मस्ट का प्रयोग करेंगे। और नेगेटिव यदि है, यदि हमारा आंसर क्या हुआ, अगर कोई क्वेश्चन किया और आंसर हमारा क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव में यदि आंसर है तो नीडेंट अथवा नीड नॉट का प्रयोग होगा। यानी दोस्तों हम समझेंगे कि इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से बेटर समझ लें, जैसे कि नीड आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, यानी क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, या क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, या क्या मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता है, यानी क्या मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता है। तो ये क्या है, एक तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन किससे कर रहा है, नीड से, कि क्या मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता है, कहाँ, देयर, देयर मतलब वहाँ, यानी किसको, क्या मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता है। तो आंसर कैसा हुआ, यस यू मस्ट। देखो यहाँ पर मस्ट आ गया क्योंकि आंसर क्या है, अफर्मेटिव है, और आंसर हमारा जब अफर्मेटिव होगा, यानी जब अफर्मेटिव होगा तो मस्ट का प्रयोग होगा। यानी नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जानने की आवश्यकता है, यस यू मस्ट, यानी यस हाँ तुमको आवश्यकता है, यानी या तुमको जाना चाहिए। तो क्या हुआ, यू मस्ट। लेकिन यदि आंसर तो हमारा इंट्रोगेटिव है, मतलब नीड से हमारा आंसर तो क्वेश्चन तो हुआ, लेकिन रिप्लाई हमको नेगेटिव मिला, तो आंसर हमको क्या हुआ, नेगेटिव मिला। तो हम क्या करेंगे, नीड नॉट या नीडेंट का प्रयोग करेंगे। जैसे नो, आंसर क्या, नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो आंसर क्या मिला, आंसर क्या मिला, नो। यू नीडेंट या नीड नॉट, यानी तुमको जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर अफर्मेटिव है तो क्या है, यू यस यू मस्ट, यानी आपको आवश्यकता है। तो हम देखें क्या कि जब पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव में काम किया, अफर्मेटिव में काम किया तो क्या हुआ, मस्ट का प्रयोग किए,
लेकिन जब हम नेगेटिव में बात किए, यानी जब हम नेगेटिव में बात किए, ये क्या है हमारा निगेटिव है, और ये निगेटिव है, तो निगेटिव में हम जब बात किए तो आंसर क्या दिए, नीड नॉट में, यानी नो है। यहाँ पर यस है, यस का मतलब अफर्मेटिव का आंसर दे रहा है, वो आंसर कैसा होगा, यू यस यू मस्ट। यहाँ पर क्या है, नीडेंट यानी नेगेटिव का दे रहा है, या नो है, नो यू नीडेंट यानी तुमको आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या समझ गए कि जब नीड से प्रश्न होगा, यदि आंसर अगर पॉजिटिव या अफर्मेटिव होगा तो हमको क्या देना है, यस यू मस्ट। तो हमको क्या करना प्रयोग, मस्ट का प्रयोग करना। यानी जब क्वेश्चन हमारा नीड से होगा और आंसर उसका अफर्मेटिव होगा तो हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। यदि क्वेश्चन हमारा नीड से होगा और उसका आंसर नेगेटिव होगा तो नीडेंट का प्रयोग करेंगे। दोस्तों हम समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अपने आप से भी इस तरह से वाक्य बनाने का प्रयास करोगे तो आपकी इंग्लिश और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों जो लोग हमसे नए जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों जो लोग हमारी वीडियो को देखना चाहें, पुरानी वीडियो को, तो वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में सारी पुरानी वीडियो वहीं पर आपको मिल जाएंगी। आप लोग देख लीजिएगा, जितना देख के आएंगे उतना आगे आपको समझ में आता रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी और अपनी क्लास को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर। मीट यू नेक्स्ट वीडियो।